आपको पता चल जाए कि आपके परिवार में कोई रानी लक्ष्मीबाई के दरबार में बहुत बड़ा मंत्री था, आप उसकी तस्वीर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? आपको यह गौरव पैदा होता है कि नहीं पैदा होता? तो मुझे बताइए, दाऊद इब्राहिम के साथ की तस्वीर क्यों लगाते हैं फिर? तस्वीर लगाने का मतलब होता है कि आपके अंदर वो गर्व पैदा होता है, आपको दिखाने का शौक होता है कि मेरे पूर्वज ये थे। अगर आपने महाराष्ट्र से निकाल करके वीर सावरकर की तस्वीर घरों में लगी होती, छत्रपति महाराज शिवाजी की लगी होती, सुभाष चंद्र बोस की लगी होती, खुदीराम बोस की लगी होती, तो देश की सूरत बहुत पहले बदल गई होती है। इसलिए शुरुआत घर से करिए, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, किताबें मौजूद हैं। और मैं फिर कहता हूं कि जब किताबें पढ़ें तो क्योंकि थोड़े देर के लिए ये जो वातावरण है इसमें बहुत लोग आपको चैलेंज करने आएंगे, और जैसे ही सौरभ भाई बोलेंगे और हम जैसे बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं, ये फौरन कहा जाएगा और कहा जाता रहा है पिछले 3-4 साल से। इस पदवी से भी हमको नवाजा गया कि ये तो आरएसएस के एजेंट हैं। अब बहुत सुन लिया मैंने, आरएसएस के एजेंट हैं। मैंने कहा भाई मेरा तो आरएसएस से कोई संबंध इसलिए भी नहीं है कि अल्लाह ने मुझे वहां पैदा किया जहां आरएसएस थी नहीं। लेकिन मुझे जब बहुत गुस्सा आया तो मैंने एक मंच से कहा ये बात, आप अगर ये कहते हैं कि मैं आरएसएस का एजेंट हूं, तो आरएसएस के एजेंट होने में उतनी बुराई नहीं है जितनी लश्कर तोयबा और जैशे मोहम्मद के एजेंट होने में है। इसलिए कोई क्या कहता है और कोई क्या कहकर के आपको डरा देता है, इसकी चिंता मत कीजिए। और सारी किताबें आपके पास मौजूद हैं। मैं बार बार उन किताबों का जिक्र इसलिए करता हूं कि ये किताबें छुपाई गई, दबाई गई, बताई नहीं गई। आप सबके मन में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ पढ़ते हैं, उनके मन में एक सवाल होगा, ये मैं जानता हूं कि होगा, इसलिए मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। मैंने अपनी स्पीच में शुरू में कहा मौलाना अबुल कलाम आजाद वॉज द ग्रेटेस्ट फ्रॉड। आपको लगेगा कि जिन्ना के बाद वो तो महान थे क्योंकि उन्होंने तो जिन्ना की मुखालफत की थी। अगर मौलाना आजाद जैसे लोगों का कैरेक्टर, ये सेकुलर मुसलमानों का कैरेक्टर जो आज आप देख रहे हैं, पूरा बॉलीवुड क्या कर रहा है, राइटर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, वाइस चांसलर क्या कर रहे हैं, पूरे देश में एक आवाज नहीं उठ रही। इस 30 करोड़ में से कोई ये नहीं कह रहा कि ये सीएए से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, कोई नहीं बता रहा। सब लोग घुमा फिरा के उस एजेंडे को चलाना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कुछ किताबों का अगर जिक्र होता, कुछ किताबों को बताया जाता, तो आपके सामने सच्चाई आ जाती और कोई आपको यह काउंटर नहीं कर पाता कि ये राइट विंगर्स ने किताब छाप दी है, आप उनकी किताब से हवाला दे रहे हैं। मैं तो उनके घर में जो बैठे हुए हैं, जो नेहरू जी की कैबिनेट का हिस्सा थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे, जो इंदिरा गांधी की कैबिनेट का हिस्सा थे, मैंने तो उनकी किताब का रेफरेंस दिया है। वो तो आरएसएस के नहीं थे। ऐसी सारी किताबों के बारे में कहता हूं। एक किताब अभी लेटेस्ट मुझे पता चली है, 1917 में एनी बेसेंट नाम की एक महिला थी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष थी 1917 में। 1922 में उन्होंने एक किताब लिखी। वो किताब कैसे मिलेगी किसी ने सोचा नहीं। लेकिन अगर आप में, अब सॉरी टू से, लेकिन मैं इसलिए, जैसे गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए रास्ते निकालते हैं ना आप, हम में से बहुत लोग छत कूद के गए होंगे, मान लीजिए, क्या बात है, ऐसा होता है, सच बात है ये। जब आपको कुछ करना होता है तो आप कैसे रास्ते निकालते हैं, और आपको कुछ नहीं करना होता तो आप इतने बहाने बनाते हैं कि लगता है कि वो काम हो नहीं सकता। वो किताब रिसेंटली मुझे अभी मिली है। उस किताब का नाम है फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, रिटन बाय एनी बेसेंट। वो अपनी किताब में क्या कहती हैं कि जिस जमाने होम रूल की बात हो रही थी, उस जमाने अंग्रेज जो अपर कास्ट थी, उसके खिलाफ जितने भी नीचे के लोग थे, उनसे अंग्रेज बुला बुला के ये कहा करते थे कि देखो तुम लोग होम रूल की मांग मत करो, अगर होम रूल आ गया तो ये ब्राह्मण तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। ये एनी बेसेंट लिख के गई है।
ये किसी और ने नहीं लिखी, वो किताब अवेलेबल है। ऐसे ही एक किताब है, अंग्रेज ने लिखी है, वॉल्टर रीड उनका नाम है। किताब का नाम है कीपिंग द क्राउन, कीपिंग द ज्वेल इन द क्राउन, द ग्रेट बिट्रेयल ऑफ ब्रिटिश टू इंडिया। उसमें वो लिख के गए कि भारत के बंटवारे के लिए कैसे माउंटबेटन ने टेलीफोन किया अपने दोस्त, जो उनके दोस्त हाई स्कूल में थे, रेडक्लिफ। उनसे कहा कि भारत का बंटवारा होना है, आपको भारत पहुंचना है। उन्होंने, रेडक्लिफ ने रिप्लाई दी, उस किताब में लिखा है, उन्होंने कहा है कि इसके लिए कम से कम 3 साल चाहिए। माउंटबेटन ने कहा समय कम है, 3 महीने से ज्यादा नहीं दे सकते, तुम्हें आना है किसी कीमत पे। उनकी हाई स्कूल की दोस्ती की कीमत चुकाने के लिए वो भारत आए, दिल्ली से कहीं गए नहीं। लेकिन माउंटबेटन के एक रिश्तेदार भी थे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और बड़े खतरनाक रिश्तेदार थे। ये रिश्ता आज तक पता ही नहीं चला। उन्होंने रेडक्लिफ से कहा, ये उस किताब में लिखा है, रेडक्लिफ से कहा 3 महीने नहीं, 1 महीने में करिए। 35 दिन के अंदर रेडक्लिफ दिल्ली से कहीं गए नहीं और दिल्ली में बैठ के नक्शे पे लाइन खींच दी। और उसी किताब में रेडक्लिफ का जिक्र करते हुए लिखा है कि उन्होंने कहा कि इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा, यह मैं जघन्य अपराध मुझसे कराया गया। और 14 अगस्त से पहले भारत चले गए। और जब भारत का झंडा फहराया जा रहा था, उस वक्त भारत का बॉर्डर भी डिमार्केट नहीं किया गया था, बाउंड्री पता ही नहीं थी। पंजाब में जिस दिन 15 अगस्त भारत में मनाई जा रही थी, दिल्ली में, पंजाब में 50,000 औरतों का रेप हुआ था, और हम यहां विजनरी स्पीच दे रहे थे। बंगाल में लाशें ढूंढ रही थी माएं और बहनें अपने बच्चों की। हमें इस झूठ के साथ आजादी मिली है और उसी झूठ के साथ हम चल रहे हैं। जब तक ये झूठ चला, तब तक बहुत लोग आए और इस झूठ पे से हल्की सी कालिक पुती है